द डेविल इज इन द डिटेल्स। COP28 जो अभी रिसेंटली दुबई में कल्मिनेट हुआ, वहाँ पे बहुत सारा हमने देखा खींचातानी, लॉट ऑफ नेगोशिएशंस, प्रोटेस्ट्स और साथ में कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे आउटकम्स दैट विल शेप द इंटायर fight against climate change for the say next 50 to 60 years. In this video, we will seek to understand the key outcomes of COP28, including but not limited to 6 of them. हम टोटल 6 आउटकम्स देखेंगे जो COP28 से उभर कर आया है। My name is Bhuvan Apurva Jha and I welcome you to this video on behalf of Study IQ IAS. And if you want to go ahead and connect with me, you can do so on my Telegram channel, जहाँ पे ये entire PDF मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। Right, let's get into it. So the first thing that you need to understand before we go ahead and say talk about COP28, एक फंडामेंटल चीज हमें समझना पड़ेगा और वो फंडामेंटल चीज है ग्लोबल स्टॉकटेक। ये फर्स्ट एवर ऐसा इंस्टेंस था COP28 दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जहां पे कि ग्लोबल स्टॉकटेक लिया गया। नाउ व्हाट डज स्टॉकटेक मीन? फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो है मई 2024 में, राइट, और अभी हम हैं दिसंबर 2023 में। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना प्रिपरेशन शुरू किया अगस्त 2023 में, तो अगर आप अभी स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज में इंडल्ज करते हो, सो यू आर लुकिंग एट रिव्यूइंग आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्या क्या प्रोग्रेस है आपका, और ये भी आप जानेंगे कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, मेरा कितना बाकी है। That is essentially the essence of stock taking. So let's go through it. Stock taking, the global stock take, looking at everything related to where the world stands on climate action and support. एक essentially एक review exercise है ये। उसमें हम देखते हैं हमारे gaps, क्या क्या बाकी है करना, और eventually we seek to understand कि हम कैसे साथ में काम करके climate action की तरफ और effort लगाएंगे। Right? तो अगर factual basis से देखेंगे तो 2-3 चीजें आपको याद रखना इसमें जरूरी है। फर्स्ट, कि ये पहला ऐसा दफा है जहां पे कि GST, द ग्लोबल स्टॉक टेक, हैज बीन कंक्लूडेड। COP28 पे फर्स्ट टाइम हुआ है ये, और गोइंग फॉरवर्ड हर 5 साल में ये एक्सरसाइज रिपीट किया जाएगा। सो यू विल हैव द नेक्स्ट वन बीइंग कंक्लूडेड एट COP33। नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड ग्लोबल स्टॉक टेक, अब हमें आउटकम समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो द फर्स्ट आउटकम, नाउ हियर लाइक आई टोल्ड यू, आई began this entire exercise by saying that the devil is in the details. And thus you will understand that when it came to the first outcome that we are going to discuss, the pehla outcome, which is transitioning away from fossil fuels. Now fossil fuels, if you go ahead and classify for the purpose of our understanding, aap dekhenge ek hai coal, then you are looking at say petroleum, and then you are looking at gas, say oil. Right? So when you go about and talk about transitioning away from fossil fuels, इस शब्द पे ध्यान देंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि इवेंचुअली लैंग्वेज मैटर करता है, और ये लैंग्वेज को लेके काफी जद्दोजहद हुई है। सो यू हैव हैड ट्रांजिशनिंग अवे, जो कि इस बार इंक्लूडेड है फाइनल ड्राफ्ट में, और प्रीवियसली जैसे मैंने कहा कंट्रीज ने बहुत सारा नेगोशिएशन किया है बिफोर COP28 एंड ड्यूरिंग COP28, और वो नेगोशिएशंस थे 2 वर्ड्स को लेके। एक वर्ड है फेज आउट और दूसरा वर्ड है फेज डाउन। अब हम देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स के लेके इवेंचुअली द कंट्रीज वांटेड टू गो अहेड एंड कंप्लीटली फेज आउट। ये था मंशा, इंटेंशन ये था, बट देन देयर वाज लार्ज स्केल ऑपोजिशन फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग लेड बाय इंडिया एंड चाइना। इन फैक्ट इफ यू गो अहेड एंड लुक एट इंडियाज डिमांड्स, इंडिया को थर्मल पावर प्लांट्स हर साल एक्सपेंशन की जरूरत है अगर उसे एनर्जी डिमांड्स अपने पॉपुलेशन का satisfy करना है, right? So it could not afford to go ahead and close its thermal power plants, which is why India went ahead and said, well, we are going to go ahead and phase down. इसका अर्थ है reduction, right? और phase down is to do with closure. Eventually you are going to the point जहां पे 0 of them may exist. Now, phasing out, like I told you, means complete stop, और यहां पे you are looking at a specificity. एक पर्टिकुलर टाइम गैप है, एक टाइम लिमिट है जिसके अंदर आपको ये डिमांड रीच करना है। पर फेजिंग डाउन में व्हाट यू विल फाइंड इज कोई टारगेट्स नहीं है। यू सी हाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, द लैंग्वेज मैटर्स।
Eventually, you found that the final draft that was so published considered none of these terms but a third new term, and that is transitioning away. अब transitioning away का क्या है कि एक long term इन्होंने goal डाल दिया है. They have said that we are going to go ahead and move away from fossil fuels so as to achieve net zero by 2050. Do you realize the primary criticism of this point? That eventually अगर एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किया है तो कुछ शॉर्ट टर्म हमारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें मीट नहीं हो रहे हैं. सो वंस अगेन दिस इज अगेन पॉइंटेड आउट टू बी अ प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ आउटकम नंबर 1, transitioning away from fossil fuels. Going forward, look at this now. This is the fossil fuel in the global energy mix. What you find is कि बहुत large majority of the continents across the world are dependent on fossil fuels. और अब आपने गोल डाल दिया है कि 2050 तक we are going to transition away. Which means आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम्स हैं, जो भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ आपको बदलना पड़ेगा. Which means you are going to require a lot of money. Now the problem of money compounds this issue. जैसे कि going forward we will understand. Okay? So please keep in mind that now money becomes a factor too. Let's go forward and look at the second outcome of COP28, which is tripling of renewable energy. Obviously, अगर आप fossil fuel से हट रहे हो, तो मतलब आपको renewable energy की तरफ जाना पड़ेगा. So obviously this was an obvious outcome of the entire COP28 exercise. Okay? Here they say that more than 100 countries, they have gone together and said, we will triple our reliance on renewable energy. Eventually क्यों? क्योंकि हम तो भाई fossil fuel से transition away कर रहे हैं. Right? Now, once again, what you find is the experts are saying the goals are difficult because of financial pressures. Remember I told you that a large scale say energy infrastructure across the world currently वो पूरा fossil fuels पर निर्भर है. अब उससे अगर मुझे renewables की तरफ जाना है तो it's going to require a lot of money. Thus money becomes the another say sticking point in this conversation. Now that problem is compounded how? Recently you have found that the West has say steadily been increasing its interest rates. उससे क्या होता है? Eventually जो debt developing world वापस पे कर रहा है developed world को, वो ज़्यादा उसे amount पे करना पड़ता है. It affects their say spending capacity. For example, अगर आपके पास 100 रुपीस हैं, तो अब आप 80 रुपीस दे रहे हो debt servicing में, which means आपके पास बस 20 रुपए रह गए देश चलाने के लिए. तो अगर आपके पास देश चलाने के लिए 20 रुपीस हैं, तो ये ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं कि फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल की तरफ आप जाओगे, जिसमें कि काफ़ी पैसा लगेगा, इट इज़ गोइंग टू बी फाइनेंशियली क्वाइट हैवी, बर्डन विल बी हैवी. वो कैसे आप से दैट पर्टिकुलर डेफिसिट आप कैसे उसको प्लग करोगे, कैसे उस सप्लाई को आप फुलफिल करोगे. ओके, तो यू ऑल्सो फाइंड दैट वेल कंट्रीज करेंटली आर इन डेट डिस्ट्रेस. IMF की अपनी रिपोर्ट says that more than 70 countries including Ukraine, Pakistan, most of the countries in the Sahel region या जब हम Horn of Africa की बात करते हैं, they are in debt distress. Do you realize that the country, the entire global south as on a whole, plus some countries of the global north are not financially equipped to make this transition currently, which means there needs to be a payment mechanism. Okay? So this is another problem with the entire issue. Have a look at this particular data set that I have for you. You will find that the sub-Saharan Africa and the countries in the Sahel region, right? हम sub-Saharan Africa और सहल की जब हम बात करें, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे countries, they are paying more on debt servicing than on health. एक primary infrastructure, social sector, health में डालने के लिए पैसे नहीं हैं. तो आप समझ सकते हो कि ये climate transition की जब हम बात करते हैं, that is going to be a major challenge going forward, right? Let's look at the third outcome, my friends. Loss and damage fund approved, जो कि COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट वहां पे अनाउंस हुआ था. Now that was approved. So you will eventually find this was the approved on the very first day, and this was one of the most important outcomes of the entire COP28 exercise. Loss and damage fund का पूरा process क्या है, उसका meaning क्या है, what is its use? Well, it is designed to go ahead and support vulnerable communities and developing nations to cope with the impact of climate disaster. Like I told you, आपको climate disasters के लिए भी
पैसा चाहिए होगा। आपको अडेप्टेशन एक्सरसाइजेज और मिटिगेशन एक्सरसाइजेज दोनों में पैसा चाहिए होगा ना। अगर आपको ये नहीं पता है कि अडेप्टेशन और मिटिगेशन का फर्क क्या होता है, स्टैंड बाय, हम वो भी डिस्कस करेंगे। राइट नाउ व्हाट यू फाइंड इज लॉस एंड डैमेज फंड के अंतर्गत कंट्रीज हैव गॉन अहेड एंड गिवन मनी। अब हर कंट्री ने इक्वल पैसा नहीं दिया है। सो फॉर एग्जाम्पल यू फाइंड दैट कतर एंड जर्मनी, उन्होंने 100 मिलियन दिया है, बट देन से द हिस्टोरिकली रिच, द हाइएस्ट एमिटर्स, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स और फॉर एग्जाम्पल चाइना, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नेक्स्ट टू नथिंग। सो दिस इज वन पार्ट। अभी तक जो पैसे पूल इन हुए हैं वो अनइक्वल तरीके से हुए हैं, और गोइंग फॉरवर्ड आप देखोगे कि अब पैसे पुल इन होने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट होना है उसके लिए जो एक मैकेनिज्म चाहिए वो अभी तक क्लियरली सेट नहीं हो पाया है। सो दिस इज करंटली अंडर द ट्यूटिलेज ऑफ वर्ल्ड बैंक, विच इज गोइंग टू कन्वीन अ मीटिंग इन जनवरी 2024। एक मीटिंग होगा वर्ल्ड बैंक के छत्र छाया में, एंड दे आर गोइंग टू कम अप विथ अ मैकेनिज्म सो एज टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी that has been raised by pledges by various nations, including say Germany, Qatar, United Kingdom, United States, rest of the nations. Right? Okay friends, before I go forward very quickly, for those of you who have cleared your mains this year, one thing I can assure you is that you do not want to compromise on is say the quality of the answers that you present in front of the interview board. पूरे साल का मेहनत आप अभी negate नहीं करना चाहते हो। You want to go ahead and give yourself the best opportunity with the best feedback, and that is being provided to you by Study IQ's interview guidance program under the able leadership of the former Secretary to the Government of India, Shri Anil Swarup. हमारे पैनलिस्ट्स में रिटायर्ड IAS, IPS, IRS, सब कुछ बहुत सारे luminaries साथ हैं आपके, and so thus I would suggest go ahead and connect with this. Send us your DAF at igp2023@studyiq.com. Right, let's go to outcome number 4. Now, just for say fossil fuels हमने डिस्कस किया, वहां पे ट्रांजिशनिंग अवे शब्द का यूज हुआ था। पर जब आप कोल की बात करते हो, मैंने आपको बताया फॉसिल फ्यूल्स के 3 भाग थे। राइट, यू हैड कोल, यू हैड ऑयल एंड यू हैड गैस। तो आप देखोगे कि कोल को स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? COP26 से, ग्लासगो कॉन्फ्रेंस 2021 से। And thus you find that in COP28 एक स्पेशल पैराग्राफ रखा गया कोल के लिए। उसमें क्या लैंग्वेज यूज किया गया कि इवेंचुअली यू आर लुकिंग एट phasing down the unabated use of coal. Now what is unabated use of coal? It essentially says कि आपको अगर नए थर्मल प्लांट्स, कोल पावर प्लांट्स बनाने हैं तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको आपको कैप्चर और स्टोरेज फैसिलिटी उसका इंश्योर करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इट इज ट्राइंग टू गो ahead and communicate you can go ahead and create say new power plants at the only condition if you're able to store and capture and store it. Right? So this has been agreed to, another landmark initiative, but once again what you find is that this zero-sum game that COP28 tries to play, right? This does not agree with say scientific evidence, which is why scientists and say researchers have not really praised this move as such. Okay? They say it is insufficient for reducing the impact of emissions. Okay. Now let's go to my 5th key outcome. And here it is, global goal on adaptation. तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हम adaptation और mitigation दोनों का फर्क समझेंगे। Now what is adaptation? What is mitigation? ऐसा समझिए, अगर आप एक बोट पे हो, बोट में एक से होल हो गया है, पानी घुस रहा है, बोट सिंक कर रही है। अगर आप एक बकेट लेके पानी निकाल के फेंकना शुरू करते हो तो आप अडेप्टेशन कर रहे हो, विच मीन्स यू आर नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ द इशू। आप एक इफेक्ट को एड्रेस कर रहे हो। पर अगर आप उस होल को प्लग करने की कोशिश करते हो, रिपेयर करने की कोशिश करते हो, देन यू आर इंडल्जिंग इन मिटिगेशन, विच मीन्स आप रूट कॉज को एड्रेस कर रहे हो। इफ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस, देन लेट्स गो हेड। लाइक आई टोल्ड यू, अडेप्टेशंस, ऑल दो स्ट्रैटेजीज एंड मेजर्स जिससे कि आप एडवर्स इंपैक्ट को मिनिमाइज करोगे। तो आप देख रहे हैं इसमें आप इफेक्ट को एड्रेस कर रहे हो। ओके? और मिटिगेशन वो सारे मेजर्स जिससे कि आप GHGs के एमिशंस को टारगेट करते हो।
तो आप देख रहे हो, आप रूट कॉज को अब आप एड्रेस कर रहे हो. वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, नाउ लेट्स गो टू द आउटकम. तो COP27 तक आप देखोगे दैट द ग्लोबल कम्युनिटीज फोकस was completely on mitigation, which means addressing the root cause. But the global community was not really very keen to go ahead and address the adaptation part. क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि adaptation के जो भी effects होते हैं वो locally feel किए जाते हैं, और एक adaptation को as a mechanism local responsibility माना जाता है. पर COP28 में ये ऑब्जर्व किया गया कि डेवलपिंग कंट्रीज साथ में आए और उन्होंने कहा कि हमें एक ग्लोबल फ्रेमवर्क चाहिए, बिकॉज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर से सिस्टम्स बट ऑल्सो फॉर कम्युनिटीज, जब आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं. राइट? सो यू फाइंड दैट द ग्लासगो कॉन्फ्रेंस COP26 एसेंशियली, इसमें ही इसकी बात हुई थी फर्स्ट टाइम. ओके, एंड देन यू आर लुकिंग एट द अडेप्टेशन मेजर्स जो इस बार इंक्लूड किया गया है. पर वंस अगेन द क्रिटिसिज्म इज कोई स्पेसिफिक गोल्स नहीं, कोई स्पेसिफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं, और कोई पैसे का बात नहीं किया गया है. इवेंचुअली समथिंग दैट जस्ट एग्जिस्ट्स ऑन पेपर, इट्स अ पेपर टाइगर एज ऑफ नाउ. ओके, एंड देन फाइनली वी विल लुक एट आवर सिक्स्थ की आउटकम. अब हम देखेंगे मीथेन के बारे में. मीथेन को लेके एक स्पेशल पैराग्राफ पूरा डेडिकेट किया गया और उसमें कहा गया दैट रूटीन फ्लेयरिंग which is practiced by oil companies, okay, this will be, well, ended, and all the companies will look to achieve net zero by 2030. अब flaring क्या शब्द होता है, ये क्या नई चीज होगी? Let's go ahead and understand it very quickly. दो particular processes आपको देखने हैं, एक flaring, एक venting. Flaring जब आप गैस को जला के आप incomplete combustion करके उसको dissipate करते हो, that is flaring. और वेंटिंग क्या है? जब आप डेलिबरेटली उसको रिलीज करते हो, राइट, विदाउट से द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फायर इन इट. राइट? नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस, फ्लेयरिंग इज बर्निंग ऑफ एक्सेस मीथेन, वेंटिंग इज रिलीज ऑफ गैस विदाउट बर्निंग. You will also find that dairy companies, which means again you realize that the bovines, the entire cattle industry, right, the milk industry, it is the primary emitter of methane, because again animals are the source of methane, right? So they have also gone ahead together and said that they will be reporting their methane emissions by mid 2024 और eventually clean up their emissions by 2024 के अंत तक. Okay? Now थोड़ा सा हम जल्दी से geography environment समझ लेते हैं. आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैसेज का जब आप लिस्ट पढ़ते हैं तो मीथेन कम्स एट नंबर 2. इट इज कंसिडर्ड द सेकंड मोस्ट डेंजरस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड. इनफैक्ट आपको यह भी पता है कि मीथेन इट कॉजेज 80 टाइम्स द ग्लोबल वार्मिंग से एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी हाई होता है, राइट? पर आप ये भी देखोगे कि ये जल्दी डिसिपेट कर जाता है, 10 साल तक ही रहेगा ये, पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड लंबे टाइम तक रहता है. अब आप देख रहे हो कि एक मीथेन को पैराग्राफ डेडिकेट किया गया है. व्हाट डज दैट टेल मी? दे आर लुकिंग एट गोइंग अहेड एंड एड्रेसिंग द लो हैंगिंग फ्रूट. अगर हम ज्यादा मीथेन हटाएंगे, वी आर मच मोर लाइकली टू अलाइन आवरसेल्व्स विद द पेरिस क्लाइमेट गोल्स ऑफ कीपिंग टेम्परेचर्स अप टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. तो इसलिए मीथेन ऑल्सो फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द डिस्कशन. इसमें कम काम करके हम ज्यादा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, राइट? So this was the entire discussion on the key outcomes of COP28. Very quickly, for those of you who are interested, let's look at these questions and then we'll call it a wrap. Question number 1, which of the above may be classified as mitigation efforts in climate change? Okay, let me know your answers in the chat box, my friends, and we'll discuss the correct answers right before we wrap this class up. Okay, question number 2, it's a PYQ from 2011. Okay, which of the above is or are the emissions from coal combustion at thermal power plants? Essentially, coal के combustion से कौन कौन से gases release होती हैं? You will let us know that. And question number 3, ये particular definition जो आपके सामने प्रस्तुत है, you will identify ये किस चीज का definition है, whether it is vulnerability, risk, disaster impact या disaster damage. Right, my friends? Correct answers अगर मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से तो 1 का आंसर D था, 2 का आंसर D था, 3 का आंसर A था. Let me know your answers in the comment box. और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो leave us a like and do connect with me on my Instagram page. Till I see you in the next video, this is Bhuvan Apurva Jha signing off for Study IQ.
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।